जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों। मैं मनीषा शर्मा। मेरे चैनल का नाम है स्टडी IQ 140 विद मनीषा शर्मा। मेरे द्वारा आप मनोविज्ञान विषय को पढ़ रहे हैं। हमने किशोरावस्था की लास्ट वाली क्लास में हमने किशोरावस्था की समस्या देख ली थी। आज जो हम देखेंगे किशोरावस्था की विशेषताएं। साथियों, हम मनोविज्ञान को बड़ा बारीकी से पढ़ रहे हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़े। तो आज जो हम देखेंगे किशोरावस्था की विशेषता। आप सोचोगे बहुत ही धीरे 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 हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, हम एक एक बिंदु को क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज जो हम देखेंगे किशोरावस्था की विशेषता, किशोरावस्था की किशोरावस्था की विशेषता। ठीक है साथियों, किशोरावस्था की विशेषता। अब आप किशोरावस्था की विशेषता देखेंगे। आप देखोगे आप सब भी किशोरावस्था की उम्र से निकले हो, तो इसमें जो देखा है हमने, इसमें हमारा जो शरीर का जो विकास है, शारीरिक विकास जो है वो अधिकतम हो जाता है। तो इसमें आप पहला क्या लिखोगे, साथ में लिख देना, शारीरिक वह मानसिक विकास अधिकतम हो जाता है। आपको पता है एक उम्र के बाद बालकों की और बालिकाओं की लंबाई नहीं बढ़ती है। जैसे लंबाई बाल्यावस्था में इतनी है और शारीरिक किशोरावस्था में लंबाई, ठीक है, इसको ऐसे ले लो। किशोरावस्था में ये लंबाई बढ़ जाएगी और एक उम्र के बाद, एक अवस्था के बाद ये जो हमारा शारीरिक विकास है वो एक अधिकतम, जितनी बालकों की लंबाई बढ़नी होती है वो बढ़ जाती है, जितना मानसिक विकास होना होता है वो हो जाता है। और एक उम्र के बाद अपन कहते हैं ना, 18 साल के बाद 16-17 साल, लड़कियों की लंबाई जो होती है वो 16 साल तक बढ़ती है और लड़कों की जो लंबाई होती है वो 18-19 साल तक बढ़ती है। उसके बाद बहुत ही मुश्किल होता है कि उनकी किशोरों की लंबाई बढ़ती है। तो तभी मैंने लिखा है शारीरिक और मानसिक विकास अधिकतम हो जाता है। ठीक है साथियों, ये किशोरावस्था। हम पढ़ रहे हैं किशोरावस्था की विशेषता। किशोरों में क्या क्या गुण पाए जाते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, क्या अधिगम करता है, किशोरावस्था का बालक क्या क्या अधिगम कर लेता है, क्या क्या उनमें गुण पाए जाते हैं। सभी प्रकार के शारीरिक परिवर्तन हो जाते हैं। आपको पता है सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक परिवर्तन आ जाते हैं। शारीरिक ऐसे, बाल्यावस्था का जो बच्चा है और किशोर अवस्था का जो बालक है, दोनों में आपको अंतर दिखाई देता है। आप देखोगे लड़कों के शारीरिक परिवर्तन जो होगा, लंबाई बढ़ना, दाढ़ी मूंछ आना, ठीक है, मतलब कद काठी बढ़ जाती है। ऐसे ही लड़कियों में क्या होता है, उनकी आवाज मधुर हो जाती है, उनके सभी अंगों में परिवर्तन आ जाता है और आप सभी प्रकार का शारीरिक परिवर्तन आ जाता है। मानसिक में भी बच्चे का IQ लेवल बढ़ता है, बच्चे की सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, बच्चा एक मैच्योर अवस्था में आता है। तो ये सब क्या है, शारीरिक और मानसिक विकास अधिकतम हो जाता है। ठीक है साथियों, दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम। इसमें तो हमने शारीरिक और मानसिक दोनों एक साथ देख लिया है। दूसरा है दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति। इसमें क्या होता है, दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति क्या है,
किशोर जो होते हैं वो दिन में सपने देखते हैं। दिन में सपने मतलब वो बिना कुछ करे ही खाली पुलाव बनाते हैं और मतलब कल्पना में जीते हैं। दिवा सपना क्या होता है? किशोर अवस्था का बालक बैठा बैठा सपनों में रहता है। दिन में नहीं, दिन में भी देख सकता है, रात में भी देख सकता है, सुबह भी देख सकता है। मतलब जो किशोर होता है वो बैठा बैठा सपना देखता रहता है। किशोर अवस्था का बालक, किशोरावस्था का बालक। देखो साथियों, एक चीज मैं बता दूं, जब हम बालक बोलते हैं ना तो बालक में बालक और बालिका दोनों काउंट होते हैं, ठीक है। तो किशोरावस्था का बालक बोल रही हूं तो उसमें बालिका भी है, बालक भी है। किशोरावस्था का बालक बैठा बैठा सपना देखने लग जाता है। कैसे? बिना मेहनत करें। जैसे मान लो अभी रेट का एग्जाम होने वाला है, फर्स्ट ग्रेड की, आरपीसी की बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई और निकलेगी, तो वो सोचेगा अच्छा मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो मैं ऐसे करूंगा, मैं इधर पोस्टिंग लूंगा, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा। मतलब बिना कुछ करे, ना उसका क्लियर हुआ एग्जाम ना कुछ हुआ है, तो वो बैठे बैठे के कल्पनाओं में जीगा। जब वो कल्पनाओं में जीगा तो वो सपनों में आ जाएगा, सपने देखने लग जाएगा अच्छे अच्छे बड़े बड़े। तो क्या है? द्विवा सपना की प्रवृत्ति। और ये प्रवृत्ति किशोरों में पाई जाती है। किशोर बहुत ज्यादा कल्पनाओं में जीते हैं, बहुत ज्यादा सपनों में जीते हैं, खाली पुलाव वाली जिंदगी जीते हैं। तो ये क्या है? किशोर अवस्था का बालक बैठा बैठा सपना देखने लग जाता है। तीसरा है व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता। देखना, किशोरावस्था का बालक या तो बहुत ही अकेला एकांकी जीवन जिएगा, या फिर वो उसके गिने चुने दोस्त रहेंगे, उन्हीं दोस्तों के अंदर घुसा पड़ा रहेगा, सब कुछ उन्हीं के लिए नौछावर कर देगा। तो उसको क्या कहेंगे? व्यक्तिगत। मतलब उसके कुछ पर्सनल दोस्त होंगे जो उन्हीं के साथ अपनी दिनचर्या शेयर करेंगे। इवन वो अपने माता पिता से ज्यादा दोस्तों को प्रमुख समझता है। तो ये किशोरावस्था के बालकों में विशेषता पाई जाती है। किशोरावस्था में ये पाई जाती है। वैलेंटाइन कहता है कि किशोरावस्था मित्रता का घनिष्ठ काल होता है। वैलेंटाइन कहता है ना, वैलेंटाइन ने दी है ये। वैलेंटाइन की एक परिभाषा भी अपन ने पढ़ी थी जब मैंने बताया था, एक बालक है एक बालिका को एक गुलदस्ता दे रहा है, तो वो क्या कह रहा है? ये मित्रता घनिष्ठता का काल होता है। कौन सा? किशोर अवस्था। तो ये व्यक्तिगत और घनिष्ठता मित्रता अधिक पाई जाती है। आप देखना, आप भी इन सब अवस्था से निकले, आपने भी देखा होगा कि किशोर अवस्था का जो बालक होता है वो अपनी पर्सनल बातें एक अपने दोस्त को कह देगा, बजाय वो अपने मम्मी पापा या साथ के भाई बहन को कहने के बजाय, तो वो उन्हीं को ही अपना सब कुछ मानकर सब कुछ अपनी बातें शेयर करता रहेगा। तो इसलिए वैलेंटाइन ने कहा है कि किशोर अवस्था व्यक्तिगत और घनिष्ठता का काल होता है और किशोर अवस्था में ये सबसे अधिक पाई जाती है। या तो वो बिल्कुल ही एकांकी रहेगा और या फिर जो उसके गिने चुने दोस्त होंगे वो उन्हीं के साथ इन्वॉल्व रहता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है साथियों, हम जो भी पढ़ रहे हैं बड़े बारीकी से पढ़ रहे हैं। आप मेरा एक बार भी वीडियो देखेंगे, लोग तो कहते हैं 2-3 बार वीडियो देखो तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन मैं एक बार पढ़ाने पे ही आपका पूरा मनोविज्ञान क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। तो हम किशोरावस्था की विशेषता पढ़ते हैं। एक बार पढ़ने में हमें टाइम लगता है, समय लगता है। कहते हैं ना, अच्छी किताबें पढ़ने और अच्छे दोस्तों को पढ़ने में समय लगता है, ऐसे ही
आप मेरे मनोविज्ञान के वीडियो देखेंगे तो एक बार समय लगेगा, क्योंकि हम एक एक बिंदु को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। मुझे भगा के पढ़ाना नहीं है, मैं पूरा टॉपिक को चाहो तो 3 वीडियो में आपको कंप्लीट कर सकती हूँ, नहीं, लेकिन आप मेरे चैनल पे जुड़े हैं तो मैं चाहती हूँ कि आपको पूरी साइकोलॉजी अच्छे से क्लियर करूँ। तो ये है हमारा किशोर अवस्था की विशेषता, जिसमें हमने 3 प्रमुख विशेषता को देख लिया था। चौथी जो विशेषता है, किशोरों में संवेग जो होते हैं वह अस्थिर होते हैं। कैसे? किशोरावस्था में संवेग अस्थिर, स्थिर मतलब टिके नहीं रहना, अस्थिर मतलब कभी इधर कभी उधर, कभी ऐसे सोचेगा, कभी क्या सोचेगा, कभी सोचेगा कि मैं ये कर लूं, कभी सोचेगा कि मैं ऐसा कर लूं, कभी सोचेगा कि चलो क्या बोलते हैं, मतलब उनके उद्देश्य भी, जीवन के लक्ष्य भी डिसाइड नहीं होते, उनका भटकाव इधर से उधर होता ही रहता है। संवेगों पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, कभी किसी बात पे हंस जाएगा, कभी किसी बात पे रो जाएगा, कभी किसी बात पे कोई रिएक्शन नहीं देगा। तो ये क्या है? संवेग है। और संवेगों के ऊपर आपका जब नियंत्रण नहीं होता है तो वह अस्थिर हो जाते हैं। किशोरावस्था में संवेग अस्थिर होते हैं। कैसे? उदाहरण, कभी किसी बात पर, जैसे किशोरावस्था मतलब 17-18 साल का बच्चा है, उसको उसके माँ बाप ने या उसके किसी शिक्षक ने उसको डांट दिया तो वो तुरंत रो जाएगा, या कोई बच्चा ऐसा होता है वो नहीं रोता है, या हल्की सी स्माइल देके वो मतलब उस डांट को समझता है। कोई बालक होता है किसी को कितना ही डांट लो वो हंसता रहेगा। ये सब क्या है? संवेगों पे कंट्रोल नहीं है। कभी किसी बात पर रोना, कभी किसी बात पर हंसना। ठीक है साथियों, छोटी छोटी बातों पे खुश होना, छोटी छोटी बातों पे नाराज होना, ये सब क्या है? संवेगों की अस्थिरता का कारण होता है। तो आप कभी किसी बात पे रोना, कभी किसी बात पे हंसना, छोटी छोटी बातों पर खुश वह नाराज होना। संवेगों की अस्थिरता, ये आपको पता चल गया। ये हमारा चौथा पॉइंट था। 5वां पॉइंट है वीर पूजा या नायक पूजा। ये तो बहुत ही विशेष पाई जाती है। वीर पूजा, नायक पूजा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वीर पूजा और नायक पूजा कौन सी अवस्था के बालकों में पाई जाती है? तो किशोरावस्था के बालक। वीर पूजा, नायक पूजा मतलब किसी एक व्यक्ति को अपना आदर्श मान के उसके अनुसार ही चलते रहेंगे। तो ये क्या है? वीर पूजा, नायक पूजा है। किसी एक, जैसे सलमान खान को बहुत कॉपी करते हैं, उसके स्टाइल में लोग रहेंगे। कोई ऐसी गतिविधियां जो नहीं होना चाहिए, अनावश्यक गतिविधियों का पालन करने वाले, जैसे आतंकवादी, तो कुछ उनको देख के, उन्हीं के संगठन में जुड़ के, उन्हीं को आदर्श मान के उन्हीं के अनुरूप रहेंगे। ये आपको पता है, सब कुछ सोशल मीडिया में सब कुछ वायरल होता है। जैसे हमारे कश्मीर में घटना होती है, तो वहां पर कौन से वो छोटे छोटे किशोर अवस्था के बालक हैं, उनको संगठन में जोड़ लेते हैं, उन्हीं वो संगठन में जुड़ के आदर्श उनको मान लेते हैं और फिर वही गतिविधियां करते हैं। ऐसे हमारे जो अभिनेता हैं उनको फॉलो करेंगे और उन्हीं के अकॉर्डिंग अब उनको आदर्श मान के जिएंगे। ऐसे ही, जैसे मैं तो ये समझती हूँ कि जो प्रतियोगी एग्जाम की जो तैयारी करने वाला है, वो अपने अनुसार, जैसे अच्छे साइकोलॉजी के बहुत अच्छे लेक्चरर है धीर सिंह दवाई सर, तो मैं तो उनको अपना आदर्श मानती हूँ, उनको उनके अनुसार पढ़ती हूँ, तो वो मेरे लिए वो आदर्श है। ऐसे गणपत सिंह सर हैं, उनको आदर्श मान के पढ़ती हूँ। तो जिसका जैसा व्यक्तित्व होता है वो अपने अनुसार उस व्यक्ति को आदर्श मानकर उनके अनुरूप अपनी व्यक्तित्व का निर्माण करता है। और ये सब चीजें सबसे ज्यादा किस अवस्था के बालक में पाई जाती है? किशोरावस्था की। किशोरावस्था में कैसे? जैसे स्कूल में जा रहा है, किसी बालक को मैम अच्छी लग रही तो वो उनके अनुसार ही
अपना आचरण करेंगे। जैसे किसी को नायक अच्छा लग रहा है तो उसके अनुसार आचरण करेंगे। तो इसमें क्या है, वीर पूजा या नायक पूजा में किसी एक को अपना आदर्श मानकर उनके अनुरूप गतिविधियां करना या आचरण करना। ठीक है साथियों, ये किशोरावस्था में ज्यादा पाई जाती है, एग्जाम में आया हुआ है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बीच बीच में बताती जाती हूँ ताकि आप उसको अच्छे से याद कर लो। वीर पूजा हो गया। रुचियों में परिवर्तन, भी पाया जाता है। जब आपके संवेग अस्थिर नहीं है तो रुचि कहां से स्थिर होगी, इसलिए रुचियों में भी क्या होता है, परिवर्तन पाया जाता है। संवेग स्थिर नहीं है तो रुचि भी स्थिर नहीं है, तो रुचियों में परिवर्तन पाया जाता है। रुचियों में परिवर्तन, समाज सेवा की भावना, मैंने जैसे अभी बताया वीर पूजा, नायक पूजा। अब क्या होता है, वीर पूजा नायक पूजा में मान लो कोई भगत सिंह को फॉलो करता है तो भगत सिंह के अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो देश के प्रति समर्पित होगा, वो उनको सुनेगा, उनके विचारों को ग्रहण करेगा। विवेकानंद जी को सुनेगा तो वो क्या है, ये सब क्या है कि वो जैसा किशोरावस्था में बालक जिन नायकों को अपना आदर्श मानता है उनके अनुरूप अपनी गतिविधियां करेगा, जिससे वह क्या होगा कि उसी डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है साथियों, तो उसमें क्या देश के प्रति समर्पण की भावना आएगा, तो वो क्या करेगा, समाज की सेवा की भावना जागृत होगी। तो ये किशोरों में अधिक पाया जाता है। समाज की सेवा जैसे सैनिक में भर्ती होके, डॉक्टर की पढ़ाई करके, या इस तरीके से अपनी समाज सेवा देगा। रॉस ने कहा भी है, एक परिभाषा है रॉस की, ये लिखेंगे, ये क्वेश्चन आई भी, इसे लिखवा रही हूँ। रॉस ने कहा है किशोर जो होता है वो समाज में अपनी सेवा प्रदान करता है। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखी है। किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण करता है। किशोर समाज सेवा करके आदर्श का निर्माण करता है। ठीक है साथियों, समाज सेवा की भावना, रॉस से क्या है, रोजाना किशोर समाज सेवा करते हैं। ठीक है, एक बार आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये हमने देखी किशोरावस्था में संवेग अस्थिर होते हैं। कभी क्या सोचेगा, संवेग मतलब कभी किसी बात पे रोना, कभी किसी बात पे हंसना, जरा जरा सी बात पे हंसना, जरा जरा सी बात पे रोना। फिर है वीर पूजा, नायक पूजा, किसी एक को अपना आदर्श बना के उसके अनुरूप अपनी गतिविधियां या आचरण करता है। छठा है रुचियों में परिवर्तन, जब संवेग अस्थिर है तो रुचि कहां से स्थिर हो जाएगी, इसलिए रुचियों में भी कभी आज क्या करना है, आज क्या करना है, तो वो रुचियों में परिवर्तन। समाज सेवा की भावना, वीर या नायक वो किसी को भी मान सकता है, और नायक वो अच्छे कार्य के लिए भी जाना जा सकता है, बुरे कार्य के लिए भी जाना जाता है। जब किशोर अच्छे नायकों को देखेगा तो उसके मन में भी समाज के प्रति क्या, सेवा भाव की भावना जागृत होती है। एक बार आप इसके पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आठवीं परिभाषा है समूह के प्रति भक्ति। आठवां है समूहों के प्रति भक्ति। इसमें आप कैसे समझोगे, जैसे मान लो कोई
जैसे किसी एक को आदर्श मान के नायक या वीर पूजा जिसे कहते हैं, तो जब उसकी एक चयन प्रक्रिया बनेगी, जैसे मान लो कोई कमेटी है या कोई संगठन है, जब एक संगठन में एक ही तरह के लोग रहेंगे तो वो व्यक्ति उसी सभी समूह की क्या करेगा, मतलब उनको आदर्श भाव से देखेगा, उनको उनके प्रति सम्मान की भावना होगी, क्योंकि उनको मालूम है ये तो मेरे दल के हैं। तो क्या है, समूह के प्रति भक्ति भाव या भक्ति भाव की भावना आती है। समूह के प्रति भक्ति, प्रत्येक कार्य समूह में, प्रत्येक कार्य समूह में करता, समझ में आया? प्रत्येक कार्य समूह में कैसे करेगा, जैसे जब एक ही, जैसे मान लो रिट के एग्जाम की तैयारी करने वाले एक ही बैच के बच्चे हैं, तो उसको मालूम है कि ये मेरे बैच के बच्चे हैं, मेरे साथ के पढ़ने वाले हैं, तो एक दूसरे के प्रति क्या होगा, एक आदर की भावना विकसित होगी। तो ये क्या है, समूह के साथ करता है। जैसे क्लास में क्लास चल रही है तो वो समूह के साथ ही होगी, ऐसा तो है नहीं कि वो मतलब इस बच्चे की क्लास अलग ली, उस बच्चे की क्लास अलग ली। इसी प्रकार किशोरावस्था में जब बच्चों को पढ़ाया जाता है क्लास में, तो वो समूह में पढ़ता है, तो वो समूह के साथ कार्य करने सीख जाता है। 9वां है, मार्कर चेंज करते हैं। नौवां है महत्व की अभिलाषा। अभिलाषा लिख दो। या इसमें क्या होगा, किशोरावस्था में जो बालक होता है वो नेतृत्व प्रवृत्ति की प्रबल रूप से पाई जाती है। अपनी स्थिति को ऊंचा रखने के लिए वो हमेशा क्या रहता है, वो जागृत रहता है, वो हमेशा महत्वाकांक्षा की भावना से देखता है। मतलब आप इसमें स्वयं की स्थिति भी लिख सकते हैं, स्वयं की स्थिति। इसमें किशोरावस्था में बालकों में नेतृत्व की भावना अधिक पाई जाती है। वो सोचते हैं कक्षा में हमारा सबसे अच्छा स्थान हो, मैं क्लास का मॉनिटर हूं, सब मेरी बात माने, मेरा कक्षा में क्या स्थान है, मेरी क्या कक्षा में स्थिति है, वो हमेशा किशोर क्या है, सोचते रहते हैं। तो महत्व की अभिलाषा, स्वयं की स्थिति, अपन किशोरावस्था पढ़ रहे थे, इसको लिखेंगे कक्षा में या किसी भी स्थान पर। मान लो कोई किशोर है, वो स्कूल ही नहीं गया, तो आप तो बोल दोगे वो तो कक्षा में तो उसका क्या स्थान है। किशोरावस्था का बालक जो इस विद्यालय में पढ़ता भी हो या नहीं भी पढ़ता हो, तो वो हमेशा ये सोचता है कि मेरी क्या स्थिति है, जहां मैं खड़ा हूं मेरी क्या पहचान है, तो वो महत्वाकांक्षा की भावना को से सोचता है। तो नेतृत्व की प्रवृत्ति प्रबल रूप से पाई जाती है, अधिक या प्रबल रूप से पाई जाती है। ठीक है साथियों, ये था 9वां पॉइंट, महत्व की अभिलाषा या स्थिति। स्वतंत्रता वह विद्रोह की भावना। देखो हमारा को अगर भारत को आजादी मिली है ना, तो हमारे क्रांतिकारी युवा थे, उनकी वजह से मिली है। तो स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना, किशोर अवस्था का बालक हमेशा स्वतंत्र विचारों का होता है, उसमें विद्रोह की भावना भी अधिक पाई जाती है। जैसे मैंने अभी आतंकवादी का घटना का आपको एक एग्जाम्पल दिया था, उनको ऐसा सिखाया जाता है, ऐसा पढ़ाया जाता है कि तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम्हें कोई आजादी नहीं मिली, तुम हमेशा बंधन में बंधे हुए हो, तो उनमें क्या है, विद्रोह की भावना आ जाती है। स्वतंत्रता तो आप समझ सकते हो, किशोरावस्था के जो बालकों के जो विचार होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, विद्रोह होते हैं, हर चीज से लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, तो ये सब आपको देखने को मिलता है। स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे, अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे।
इसमें आप लिख लोगे किशोरा अवस्था के बालकों को किसी भी बंधन में नहीं बांध सकते हैं। हमेशा अपने अधिकार, जैसे आप देखोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीयू के छात्र और मतलब बहुत सारे क्रांतिकारी मतलब बच्चे, कॉलेज के छात्र संघ के लड़के हमेशा अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। वो किसी भी शिक्षक या किसी भी किसी भी ऊपर जो आपके सत्ता है वो किसी भी उनके नियम कानून से बंधे हुए नहीं रहेंगे। वो हमेशा अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे, स्ट्राइक करेंगे, कभी क्या करेंगे, कभी पुतला फेंकेंगे, कभी क्या रक्षा का विरोध करेंगे। किशोरावस्था के बालकों को किसी भी बंधन में नहीं बांध सकते हैं, हमेशा अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। ठीक है साथियों, एक बार आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब फेंके हैं, एक परिभाषा फेंके की भी है। फेंके है, इसने किशोरा अवस्था को किशोरों को विद्रोही कहा है। अब ये परिभाषा बहुत आसान से याद कर सकते हैं। किशोरों को, फेंके ने किशोरों को विद्रोही कहा है। तो किशोर है वो हमेशा क्या, एक भाटा फेंकता रहता है। क्या है, भाटा फेंकेगा तो क्या होगा, पथराव करेगा तो क्या आएगा, विद्रोही है। एक किशोर है, इसको ऐसे लिख लेना। इसके हाथ में पत्थर है, पत्थर बहुत सारे लोग हैं, इस पे फेंक रहा है, पत्थर फेंक रहा है। किशोर पत्थर फेंक रहा है, किशोर पत्थर फेंक रहा है। फेंके ने क्या कहा है, किशोरों को विद्रोही कहा है। किशोर पत्थर फेंक रहा है और जब पत्थर फेंकेगा क्या है, वो विद्रोह कर रहा है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कॉल सैनिक ने भी कहा है, कॉल सैनिक की भी परिभाषा लिख लेंगे अपन। कॉल सैनिक क्या कहता है, पोड़ों को विकास में बाधा समझता है। जो पोड़ो होते हैं, किशोर जो होते हैं पोड़ों को मार्ग में बाधा समझते हैं। जैसे क्यों क्या समझते हैं, जैसे किशोरों को हर बात पे टोकते हैं, अरे तुम ऐसे मत करो, अरे अच्छे से पढ़ाई करो, अरे ऐसे दोस्त होने चाहिए, अरे इनके साथ उठो, इनके साथ बैठो। तो किशोर के कहते हैं ये प्रौढ़ लोग तो हमारे हर काम में विघ्न डालते हैं, इसलिए कौन सा नहीं क्या कहते हैं, ये किशोर जो बोलते हैं प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं। कौन सा नहीं, किशोर प्रौढ़ों को मार्ग में बाधा समझते हैं। हर बात पे टोकेंगे ना प्रौढ़, किशोरावस्था की बात की अवस्था प्रौढ़ावस्था है, और प्रौढ़ावस्था हमेशा किशोरों को क्या, हमेशा समझाते रहते हैं, नहीं तुम ऐसे काम किया करो, तुम अच्छे से पढ़ाई किया करो, तुम्हारे दोस्त ऐसे होने चाहिए, इन दोस्तों के साथ उठो मत, इन दोस्तों से कम बात करो, अच्छे से बैठो, सलीके से बैठो, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, पढ़ाई इतने घंटे करने चाहिए, कम सो, अच्छा पढ़ो, अच्छा बोलो। तो प्रौढ़ क्या होते हैं, ये हमेशा उपदेश ही देते रहते हैं। तो वह हमेशा क्या, कौन से नहीं क्या कहता है, प्रौढ़ जो होते हैं ना वो किशोरावस्था के मार्ग में बाधा का कारण होते हैं। किशोर प्रौढ़ों को मार्ग में बाधा समझता है। ठीक है साथियों, एक बार आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
साइकोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसको रटने की जरूरत नहीं, इसको समझने की जरूरत है। और समझना तो इसलिए भी आसान है क्योंकि हम उस दौर से निकले हैं। हम अपने घर में उस अवस्था के बालक बालिकाओं को देखते हैं, उनकी गतिविधियां देखते हैं। और अगर आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं और अगर आप टीचर हैं तो आप तो वो डेली देखोगे। और अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, हर आयु के बच्चे हैं, तो आपको साइकोलॉजी तो रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। साइकोलॉजी को आप उनके जो मतलब उनका जो बिहेवियर है, उनके बिहेवियर को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना, तो उससे आप उनके मनोविज्ञान को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट जो पॉइंट है, 11वां पॉइंट है आत्मचेतना। आत्मचेतना, आत्म भावना। आपने देखा होगा किशोरों की जो भावना होती है इस समय प्रबल होती है। अपनी भावनाओं के विरुद्ध अगर उनकी भावनाओं के विरुद्ध कार्य किया जाता है तो उनके अहम को ठेस पहुंचती है। तो इसलिए कहा है कि किशोरावस्था में आत्मचेतना और आत्मसम्मान की भावना पाई जाती है। उनको ऐसा लगता है कि हमें सबके बीच में सम्मान मिले, उन मतलब पर्सनली, जैसे कक्षा में क्लास में इंडिविजुअल हमारी तारीफ हो। और आत्मचेतना क्या है, उनके जैसे किसी जैसे आपने देखा बुद्ध हुए हैं, वो छोटी अवस्था, बुद्ध तो क्या बाद में है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी और भगत सिंह, ये सब छोटी छोटी आयु में उन्होंने जो देख के अपने आप जो ऑब्जर्व करके सीखा है, वो सब क्या है, अपने आप से सीखना, आत्मचेतना, आत्मभावना, अपने मन में किसी बात को लाना और उस बात पे अपनी भावनाओं के उस पे ही अपने उद्देश्य का निर्माण करना। ये सब चीजें क्या है, आत्मचेतना, आत्मसम्मान की भावना होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, मार्कर क्लिक कर रहा है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, आत्मचेतना, आत्मसम्मान की भावना। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चेतना और आत्म भावना की भावना कौन सी अवस्था की बालक बालिकाओं में सर्वाधिक पाई जाती है, तो वो है आपके किशोरावस्था में। दूसरा है ईश्वर धर्म में विश्वास वह अविश्वास। ये तो आपको पता ही है, किशोरावस्था के बालक बालिका विश्वास भी करते हैं और नहीं भी करते हैं। ये तो आप खुद से भी पहचान सकते हो। जैसे मैं तो बचपन से ईश्वर में विश्वास करती हूँ, कुछ मेरे साथ में देखा है कि वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते। तो ये दोनों प्रवृत्ति पाई जाती है, विश्वास भी करते हैं, धर्म में विश्वास भी करते हैं, अविश्वास भी पाई जाती है। तीसरा है काम प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, आपको पता ही है, काम प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। किशोर में किशोरियों के साथ मित्रता बनाने की मित्रता अधिक बनाते हैं, एक दूसरे के प्रति आकर्षण की भावना आती है। तो ये काम प्रवृत्ति है, इसको हम आप 3 रूप में देखोगे। काम प्रवृत्ति 3 रूप में है, 3 रूप में पाई जाती है। काम प्रवृत्ति है वो 3 रूप में पाई जाती है, आत्म प्रेम, समलिंगी प्रेम और विषम। आत्म प्रेम क्या होता है, अपने आप से प्रेम करना। आत्म प्रेम क्या होता है, अपने आप से प्रेम करना, अपने आप को निहारना, मैं कैसी दिख रही हूँ, हाय मेरा कलर कैसा है, अरे मेरे को गोरी होने के लिए क्या क्या करना चाहिए, अरे मेरे बालों की स्टाइल कैसी होनी चाहिए, अरे मेरा ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए। ये सब क्या है, आत्म प्रेम है। तो ये क्या होगा, स्वयं से प्रेम करना। ठीक है साथियों। समलिंगी प्रेम, लड़का लड़के से प्रेम करना, लड़की लड़की से प्रेम करना, अपने ही लिंग से। इसमें क्या आएगा,
अपने ही लिंग के व्यक्ति से प्रेम करना। जैसे लड़का लड़के से, लड़की लड़की से। ठीक है। विषम लिंगी क्या होता है? अपने से विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होना या प्रेम करना। ठीक है साथियों, जैसे लड़का लड़की से प्रेम। ठीक है। अब काम प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। ध्यान रखना, किशोरावस्था में जो काम प्रवृत्ति होती है वो अधिक पाई जाती है। ये काम प्रवृत्ति 3 रूप में पाई जाती है। एक तो आत्म प्रेम, दूसरा है समलिंगी प्रेम, तीसरा है विषम लिंगी। आत्म प्रेम में स्वयं से प्रेम करना, अपने आप को देखते रहना, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसी दिखती हूँ, मेरे बाल कैसे हैं, मेरा ड्रेस कैसा है, ये सब क्या है? आत्म प्रेम में आता है। ठीक है साथियों, इसको एक नाम दिया है आत्म प्रेम। नॉर्सिम की प्रवृत्ति पाई जाती है। नॉर्सिम की प्रवृत्ति, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। नॉर्सिम की प्रवृत्ति। अब इसमें क्या है, देखो ये कांच है, मैं क्या सोचने लग जाती हूँ कि मैं इसके अंदर क्या ऐसा फिट करूं कि जिससे आपको याद हो जाए। ये मिरर है, ठीक है। ये लड़की है ना, अपनी नोज को देख रही है कांच में। तो नॉर्सिम की प्रवृत्ति, नॉर्सिम से नॉर्सिम की प्रवृत्ति पाई जाती है। अपने आप को देख रही है लड़की, अपने आप अपनी नाक को देख रही है या नोज को देख रही है, ऐसे है ना। प्रतिबिंब तो सही बने, मेरा समझाने का प्रयास है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो नॉर्सिम की प्रवृत्ति पाई जाती है आत्म प्रेम, स्वयं से प्रेम करना। किया मेरी नोचिम मतलब नोच कैसी लग रही है, मैंने नोच पिन पहनी है आज तो कैसी दिख रही है। तो ये लड़की अपने नाक को देख रही है कांच में। ठीक है साथियों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। ठीक है साथियों, विशेषता है, विशेषताओं में से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हम इसका अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं समझते हुए, ताकि आप विशेषताओं को रटे नहीं, आपको वो याद हो जाए। पंद्रहवां पॉइंट है, 15 बिंदु है चिंता में वृद्धि। चिंता में वृद्धि। ठीक है साथियों, ये आपको पता है, चिंता करता है भविष्य के, मेरे को भविष्य में क्या करना है। अगर मेरे नंबर क्लास में जैसे होता है ना, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे एग्जाम हुए, जैसे हाफ ईयरली एग्जाम हुए, मतलब एग्जाम हुए, जैसे वो नंबर आएंगे क्लास में दिखाते ना, जैसे हमारे टाइम में तो दिखाते थे, कॉपियां खोल के दिखाते थे, चलो अपनी कॉपियां देखो। तो ये रहता था कि
यार मेरे नंबर कैसे आएंगे, मेरे मैथ्स में कितने नंबर आएंगे, मेरे कितने क्वेश्चन सही होंगे, है ना, तो चिंता होने लग जाता है। तो किशोरों में अधिक पाया जाता है। बाल्यावस्था का बालक तो सोचता है अरे वाह आएंगे तो आएंगे, नहीं तो वाह। तो किशोर अवस्था में आते आते बालकों को ये होता है, क्योंकि क्लास में बालिका भी है बालक भी है, क्या ये पॉइंट जो है ना वो आपस में लिंक करते हुए, जैसे आपने पढ़ा ना काम प्रवृत्ति की अधिकता पाई जाती है, आत्म प्रेम, खुद से ही प्रेम करता, अरे यार मेरा कक्षा में क्या स्थान होगा, उसको ये रहता है ना कि आत्म भावना, महत्वाकांक्षा की भावना अधिक पाई जाती है किशोर अवस्था के बालकों में। तो उसको ऐसा लगता है यार कक्षा में मेरा स्थान क्या होगा, उसको चिंता हो गई। तो ऐसे ही अरे यार वो क्या सोचेगी, अरे यार वो क्या सोचेगा, तो ये क्या है, किशोर अवस्था के बालकों में चिंता की वृद्धि अधिक से अधिक पाई जाती है, चाहे वो उनकी कक्षा में स्थान को लेकर हो या भविष्य में उनको आगे क्या करना है उसको लेकर हो। तो समझ में आया होगा, चिंता में वृद्धि। जीवन दर्शन में, जीवन दर्शन की प्रवृत्ति नहीं, जीवन दर्शन का निर्माण, ये तो है ही, जीवन दर्शन का निर्माण, ये सब एक दूसरे से लिंक करते हुए सारे किशोर अवस्था की है कि जब वो महत्वाकांक्षा वाली बात आ जाती है, स्व पहचान की बात आ जाती है, ये सब एक दूसरे को लिंक करते हुए इनकी विशेषता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है 17वां, स्व पहचान की, स्व पहचान। मैंने बताया ना कक्षा में मेरा क्या स्थान होगा, मेरे नंबर अगर इतने आएंगे तो सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी पोजीशन क्या होगी, मतलब खुद की पहचान, समूह में रहेगा तो उसकी क्या पहचान होगी, उसको मॉनिटर बनने की कोशिश करता है। किशोर अवस्था का जो बालक है वो मॉनिटर बनने, क्लास में उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, उसकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, तो वो सब क्या है, स्व पहचान की भावना अधिक होती है। स्व पहचान की भावना किशोरों में अधिक, किशोरावस्था में अधिक पाई जाती है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट पॉइंट जो है नेक्स्ट पॉइंट है जीन प्याजे ने दिया है, ये है चिंता में वृद्धि, जीवन दर्शन का निर्माण, स्व पहचान की भावना किशोरावस्था में अधिक पाई जाती है। फिर है अहम की भावना, 18वां है अहम की भावना। ये मैंने आपको बताया, अहम मतलब अब उसकी क्या पोजीशन होगी, अहम मतलब उस जीन प्याजे ने दिया है, अहम की भावना को उन्होंने समझाया है कि उनका मतलब ये स्व पहचान, जब उसकी पहचान कैसी होगी, मतलब उसमें अहम की भावना आ गई, तो इस अहम की भावना को भी दो रूप में बांटा है। अहम की, ये जीन प्याजे की थ्योरी है, जीन प्याजे दो रूप में माना है। एक तो होता है अहम की भावना, अहम मतलब अपने ही मन मस्तिष्क में सोचता रहेगा कि अगर मेरे विचार ऐसे होंगे तो मेरे विचारों से कौन सहमत होगा, अच्छा अपनी कल्पनाओं में रहता है कि अच्छा मेरे विचारों को ऐसे सुना जाएगा, ऐसे बात को, मेरी बात को सुनेंगे, ऐसे मेरी बात को करेंगे। तो ये क्या है, अहम की भावना, अहम की भाव है, सॉरी भावना तो आगे आएगा, अहम का भाव जीन प्याजे ने दिया है। इसके अंदर इसके दो रूप हैं, एक तो है काल्पनिक श्रोता, श्रोता क्या होते हैं, सुनने वाले, किसी की बात को, मतलब श्रोता मतलब मैं बोल रही हूँ आप मेरी बात को सुन रहे हो, आप तो क्या हुए, श्रोता हुए। दूसरा है व्यक्तिगत दंत कथा, दंत कथा है व्यक्तिगत दंत कथा, ठीक है। इसके अंदर क्या आ जाएगा, ये काल्पनिक श्रोता आपके डेविड अलकाइंड ने दिया है। जैसे मैं मेरे मन में कुछ विचारों को लेके सोच रही हूँ, तो मैं मेरे मन में ही बना रही हूँ कि अच्छा मेरे सुनने वाले भी ऐसा सोचते होंगे, अगर मैंने ऐसा सोचा तो मेरे सुनने वाले भी ऐसा सोचेंगे। तो इसमें कहा है दूसरे लोग भी उतना, जैसे मैं अपने मन मस्तिष्क में
विचार सोच रही हो, अच्छा आज हमने किशोरावस्था की विशेषता पढ़ी, कल हम किशोरावस्था की शिक्षा पढ़ेंगे और जो मैंने शिक्षा पढ़ी है ना वो सब समझ जाएंगे। तो ये सब मेरे अंदर ही काल्पनिक मेरे मन मस्तिष्क में चल रहा है और मन मस्तिष्क में ही सोच रही हूँ कि मेरे को जो सुनने वाले हैं, जो मेरी बात पे जो ध्यान देते हैं, वो मैं क्या सोचूंगी कि मेरी बात पे ध्यान देने वाले मेरी बातों से आकर्षित हो रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या है, अपने मन मस्तिष्क में ही चल रहा है। तो इसके अंदर क्या लिखोगे, दूसरे लोग भी, आप लिखोगे इसके अंदर दूसरे लोग भी उतना ही इसमें लिख लेना, जैसे मैं अपनी बातों पर ध्यान आकर्षित कर रही हूँ, जैसे मैं अपनी बात पे ध्यान आकर्षित कर रही हूँ, वैसे ही दूसरे भी लोग मेरी बातों पे ध्यान आकर्षित कर रहे होंगे। और ये सब चीजें कहाँ चल रही है, अपने मन मस्तिष्क में चल रहे हैं, काल्पनिक श्रोता। ठीक है साथियों, जैसे मैं अपनी बातों पे ध्यान आकर्षित कर रही हूं, वैसे ही दूसरे भी मेरी बातों पर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है साथियों, काल्पनिक श्रोता क्या है, डेविड अल्काइंड ने दिया है, ये क्या कह रहा है, जैसे मैं अपनी बातों पे ध्यान आकर्षित कर रही हूँ, वैसे ही दूसरे लोग भी मेरी बातों पे ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। अब व्यक्तिगत दंडकथा क्या है, इसमें अपने आप को विशिष्ट समझना, स्वयं पहचान की भावना उत्पन्न होना, स्वयं को सबसे अलग समझना। इसमें क्या आएगा, इसमें किशोर, इसमें व्यक्ति अपने आप को विशिष्ट, जैसे नहीं होता है क्लास में बच्चा होता है कि यार मैं तो इस क्लास में सबसे मतलब हटके हूँ, स्पेशल हूँ। जैसे कभी का वो टीचर से भी ये अपेक्षा करता है कि मुझे और स्टूडेंट से अलग मुझे रेस्पॉन्स दिया जाए। तो ये क्या है, व्यक्तिगत दंडकथा। इसमें व्यक्ति अपने आप को विशिष्ट समझता है या अपने आप को अलग समझता है। जैसे ये समस्या किन में पाई जाती है, ये समस्या किशोरों में होती है। जैसे बराबर के भाई बहन हो तो वो क्या सोचते हैं, यार मेरे को मम्मी मेरे इससे तो मेरे को सबसे ज्यादा अलग प्यार करे या मुझे अलग ही स्पेशल समझे, अलग ही स्पेशल तरीके से ट्रीट करे। तो ये क्या है, ये सब अपने मन मस्तिष्क में सोचता है, बोलता नहीं है। तो इसमें व्यक्ति अपने आप को विशेष समझता है या अपने आप को अलग समझता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है साथियों, हमने किशोर अवस्था की विशेषता देखी थी। जो चिंता में वृद्धि, आपको बता दिया, चिंता करता रहता है, जीवन दर्शन का निर्माण, स्व पहचान की भावना, उसका कक्षा में क्या स्थान होगा, वो हमेशा यही सोचता है कि मेरी पोजीशन क्या रहेगी। अहम की भाव जीन प्याजे ने दिया है, जिसके अंदर दो रूप में बांटा है। एक तो काल्पनिक श्रोता, दूसरा है व्यक्तिगत दंडकथा। ये डेविड अल्काइंड ने दिया है। काल्पनिक में क्या है, जैसे मैं मेरी भावनाओं पे, जैसे मैं मेरी बातों पे ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, वैसे ही लोग मेरी बातों पे ध्यान आकर्षित अपना करें, ये मन मस्तिष्क में सोचता रहेगा। और दूसरा दंडकथा में क्या है, अपने आप को विशिष्ट समझना या अलग समझना। ये थी किशोरावस्था की विशेषता। आप इसको एक बार अच्छे से सुनना, आपको किशोरावस्था की विशेषता में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी क्लास हम कल देखेंगे। आज हमारी क्लास इतनी ही है, किशोरावस्था की विशेषता। कल हम किशोरावस्था की जो शिक्षा देनी चाहिए वो पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों, धन्यवाद।